हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है इस वीडियो लेक्चर में अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है बाय आवर बॉडी, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली हमें पता है ब्रीदिंग एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि हमारे इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं हो सकती, ये होते रहती है अपने आप, ठीक है। बट इसको हम कभी कभी वॉलेंट्रीली भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने मर्जी से अपनी सांस रोक सकते हैं, फोर्सफुल इनहेलेशन कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर सकते हैं। तो वॉलेंट्रीली भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है। मतलब एक लिमिट के बाद हम सांस नहीं रोक सकते, एक लिमिट के बाद हम एक्सपिरेशन और नहीं कर सकते, एक लिमिट के बाद हम इंस्पिरेशन और नहीं कर सकते। तो देयर आर सम लिमिटेशंस टू दीज वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ ब्रीदिंग। तो वही हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि किस तरीके से ब्रीदिंग जो है वो बॉडी के थ्रू कंट्रोल होती है और किस तरीके से ब्रीदिंग रेगुलेट होती है। तो सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हम देखते हैं ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं दो चीजें, टू डिफरेंट वेज से ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल होती है। द ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय टू डिफरेंट वेज, दैट इज द नर्वस कंट्रोल एंड द केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल बेसिकली नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, मतलब ब्रेन कंट्रोल करता है यहाँ पे हमारा। सो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है मेनली? तो ब्रेन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज हाइंड ब्रेन, उसके दो पोर्शन होते हैं, पोन्स एंड मेड्यूला, जो कि कंट्रोल करते हैं किसको? ब्रीदिंग को। सो इट इज नर्वस कंट्रोल कहां पे लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन द पोन्स एंड मेड्यूला एंड इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो बेसिकली जो पार्ट हमारा ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है ब्रेन का, उसको रेस्पिरेटरी सेंटर बोला जाता है। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पे लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड इनसाइड द पोन्स एंड इनसाइड द मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन ऑफ अ ब्रेन। तो ब्रेन के हाइंड ब्रेन पार्ट में ये लोकेटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं, ऐसे तीन रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं मेनली, जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेटरी सेंटर हम देखते हैं, जो कि डॉर्सल मेड्यूला में प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला। तो मेड्यूला बेसिकली हमें पता है कि पूरा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना है। तो डॉर्सल पार्ट यानी मेड्यूला के पिछले साइड का पार्ट, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये जो डायग्राम जो दी है बुक में ब्रेन की, इसमें जो सबसे लास्ट पार्ट है, रॉड शेप पार्ट आपको दिख रहा है, उसमें ऊपर पॉन्स है, नीचे मेड्यूला है और मेड्यूला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो रही है। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली मेड्यूला पॉन्स, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारा ये गला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसके पीछे का हिस्सा हम बोलेंगे डॉर्सल है, आगे के हिस्सा वेंट्रल है। तो वैसे ही अगर मान लो इसी को एक मेड्यूला आप मान लेते हो, तो दैट इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ द मेड्यूला, दैट इज लास्ट पीछे वाला पार्ट मेड्यूला का, ठीक है। तो मेड्यूला के डॉर्सल पार्ट में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, उन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर। और ये इंस्पिरेटरी सेंटर मेड्यूला के डॉर्सल पार्ट में लोकेटेड है। और ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा है इंस्पिरेटरी एक्टिविटी को। मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ये जो मसल्स होते हैं, दैट इज मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड मसल्स ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम के मसल जो फ्लैट होते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिससे चेस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड पुश होती है। तो ये जो मसल्स है, ये कौन स्टिमुलेट करता है इन मसल्स को? इंस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट करता है। मतलब सिग्नल यहां से अराइज होता है, फ्रॉम द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला द सिग्नल गोज टू द मसल्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड द डायफ्राम मसल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये बेसिकली वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है इनसाइड द मेड्यूला। तो मेड्यूला का ये जो हम बोलते हैं वेंट्रोलैटरल, यानी ये जो साइड का एरिया होता है मेड्यूला का, ठीक है। मैं नेक पे बता रहा हूं बट इट इज इनसाइड द मेड्यूला। जो हमने डायग्राम देखा, तो डायग्राम में वेंट्रोलैटरल मतलब ये वेंट्रल हो गया, वेंट्रल के थोड़ा सा लैटरल साइड में। सो दैट इज वेंट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ मेड्यूला हैविंग अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जिसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर। तो इंस्पिरेटरी या एक्सपिरेटरी सेंटर, ये जो सेंटर है बेसिकली, ये जो न्यूरॉन्स है, ये इंस्पिरेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सपिरेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉर पुशिंग द चेस्ट आउटवर्ड अपवर्ड, साथ ही में डायफ्राम के मसल को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं और साथ ही में एक्सपिरेशन के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को भी ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिससे ब्रीदिंग में हम देखते हैं एक्सहेलेशन भी पॉसिबल हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कॉमन ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉमन ब्रीदिंग जैसे हम देखते हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो 1 मिनट में 12 बार ब्रीदिंग शो करता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन,
ठीक है, 12 से 16 बार, 12 to 16 टाइम अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग, मेरे जैसा एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग 12 से 16 बार रेस्पिरेट करता है इन अ मिनट। बट वहीं पे एक चाइल्ड जो होता है वो 44 टाइम्स जो है ब्रीथ करता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता है इन अ मिनट। तो ये एक नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी साइकिल है या नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है, इसको कंट्रोल करता है इंस्पिरेटरी सेंटर एंड इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर, जो कि मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं दोनों। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है इट इज लोकेटेड इन द पॉन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का जो हमको पॉन्स पार्ट दिख रहा है, ये दोनों पार्ट मेड्यूला में लोकेटेड थे, लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो ब्रेन के पॉन्स पार्ट में लोकेटेड होता है। और ये किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहले तो ये रेस्पिरेशन को लिमिट करता है, मतलब ये जो हमारे डेप्थ होता है रेस्पिरेशन का उसको लिमिट करता है, ठीक है। मतलब जब पॉन्स रेगुलेट करता है तो हम फास्ट रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई बहुत ही, हम बोल सकते हैं बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमारी सांस फूल जाती है, हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है, बट जो हमारा रेस्पिरेशन का डेप्थ है, जो हम अंदर ज्यादा डीप सांस लेते हैं, डीप रेस्पिरेशन करते हैं, वो यहाँ पे नहीं होता। तो हमारे रेस्पिरेशन की डेप्थ को यहाँ पे लिमिट कर देता है। तो ये बेसिकली इट लिमिट्स द रेस्पिरेशन एंड स्लो वेव स्लीपिंग को ये प्रमोट करता है, मतलब डीप स्लीप को प्रमोट करता है। जब हम बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में होते हैं तो ये किसके जरिए प्रमोट होता है? बेसिकली न्यूमोटैक्सिक सेंटर के जरिए। साथ ही में रैपिड आई मूवमेंट, तो जो हमारी ये भी एक बेसिकली स्टेज है ऑफ स्लीपिंग। तो इट इज अ स्टेज ऑफ स्लीपिंग इन विच द आई, जो आई होती है हमारी, मूव करती है बहुत ही रैपिडली, ठीक है, इन वन डायरेक्शन। तो ये जो एक डायरेक्शन में जब हम सो रहे होते हैं तो रैपिडली आई मूव करती है, उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और ये बेसिकली जब हमें नींद लग रही होती है उस टाइम पे होती है, और जब हम सो के उठ रहे होते हैं, जब हमारी नींद खुल रही होती है, उस टाइम पे ये हो रहा होता है रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। साथ ही में इसी का ठीक एक अपोजिट रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है पॉन्स में ही, ठीक, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का अपोजिट। तो दैट इज कॉल्ड एज अपन्यूस्टिक सेंटर। अपन्यूस्टिक सेंटर इट इज अ एंटागोनिस्ट ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट, उसके विरुद्ध काम करता है। तो ये जो सेंटर होता है ये क्या करता है? ये बेसिकली वेकफुलनेस को शो करता है, मतलब हम जो है वो वेकफुल होते हैं, उस टाइम पे अलर्ट होते हैं। और साथ ही में नॉन रैपिड आई मूवमेंट शो करता है, मतलब उस टाइम पे रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन सेंटर जो होते हैं वो नर्वस कंट्रोल के अंडर आते हैं। और नर्वस कंट्रोल यानी ब्रेन हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को यानी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है बाय 3 डिफरेंट रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल के बारे में। हालांकि केमिकल कंट्रोल को बुक में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, ज्यादा क्या एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो केमिकल कंट्रोल जो है वो 2 बॉडीज से शो होता है, कैरोटिड बॉडीज एंड अयोटिक बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज और अयोटिक बॉडीज ये क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द टिश्यू और द मासेस ऑफ टिश्यू, बंडल्स ऑफ टिश्यू, बंडल्स ऑफ सेल। तो बंडल्स ऑफ सेल होते हैं, बहुत सारे सेल का एक गुच्छा, एक बंडल होता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज अ टिश्यू बेसिकली लोकेटेड इन द कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड बॉडी क्या होता है? एक टिश्यू होता है, एक सेल का बंडल होता है जो कि कैरोटिड आर्टरी में लोकेटेड होता है डिफरेंट प्लेसेस पे। तो कैरोटिड आर्टरी, ये जो आर्टरी होती है हमारी नेक से जो रन करती है, द आर्टरी विच इज रनिंग फ्रॉम द नेक टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। तो ये जो नेक से जो रन करती है कैरोटिड आर्टरी, उस कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन पे, जहां से ये बाइफर्केट होती है, ठीक है, तो वहां पे बेसिकली एक बंडल होता है टिश्यू का जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज। और इन बंडल्स पे, इन टिश्यूज पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल्स को सेंस करते हैं। केमिकल्स मेनली कौन से? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और साथ ही में हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को यानी एसिडिटी को। एसिडिटी को भी ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। साथ ही में अयोटिक बॉडीज हम देखते हैं कहां पे प्रेजेंट होती है। इट इज ऑल्सो द बंडल्स ऑफ सेल्स दैट इज टिश्यू लोकेटेड एट द बेस ऑफ अयोटा। अयोटा क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो हार्ट से निकलती है। हार्ट से ये सबसे बड़ा पाइप निकलता है जो कि आगे जाके बहुत छोटे छोटे पाइपलाइंस में डिवाइड होता है और पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये अयोटा द लार्जेस्ट आर्टरी विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसको अयोटा बोलते हैं, जो बाहर आती है। और उसके बेस पे यानी हार्ट और आर्टरी का जो
स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कनेक्शन होगा, दैट इज द बेस। तो वहां पे ये लोकेटेड होते हैं टिश्यू, और इनमें भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये इन दोनों में हम देखते हैं, इन दोनों टिश्यू में, टिश्यू सेल से बना है बेसिकली, तो इनके सेल्स पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, साथ ही में हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इट सिग्नल्स टू मेड्यूला, तो ये स्टिमुलेट करते हैं मेड्यूला को। देखो जब भी हमारे बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये एक सेंसिटिव सिग्नल, एक स्टिमुलेशन सेंड करेगा मेड्यूला को कि भाई CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, नाउ यू हैव टू एक्टिवेट द इंस्पिरेटरी सेंटर। अभी तुमको इंस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि इंस्पिरेशन हो सके, ऑक्सीजन का इनफ्लो हो सके। तो जब हम नाक मुंह बंद कर देते हैं अपना, तो ऐसे टाइम पे हमारे बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और कौन सबसे पहले स्टिमुलेशन शो करता है, कौन उसको सेंसिटिव होता है? कैरोटिड बॉडी एंड आयोटिक बॉडी, ये इसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है CO2 के लिए। तो ऐसे में ये इमीडिएटली मेड्यूला को सिग्नल करती है कि भाई अभी तो CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अभी यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू एक्टिवेट द इंस्पिरेटरी सेंटर, यू हैव टू शो द इंस्पिरेशन। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, हमारा जो कंट्रोल नहीं होता हमसे वो सांस रोकना, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि बढ़ते जाता है, तो ऐसे में लास्ट में हमें इंस्पिरेशन करना ही पड़ता है और ऑक्सीजन का इनफ्लो हो ही जाता है। तो ये बेसिकली हम देखते हैं कैसे होता है, दैट इज बाय केमिकल कंट्रोल। सो अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग किस तरीके से होता है। तो मैंने ये वही मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है जो पहले इस कोने में लिखा हुआ था, ठीक है। तो दैट सेम मैटर वी हैव रिटन हियर इन डिटेल वाइज, मतलब बहुत अच्छे से लिखा गया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। पहले मुझे वो बहुत ही कंजेस्टेड लग रहा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज रेगुलेशन होता है ब्रीदिंग का। तो जब हम देखते हैं कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यानी मेड्यूला रीजन में हम देखते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर होता है और इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी भी सेंटर होता है। तो यही सेंटर एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये एक्टिव होता है इंस्पिरेटरी सेंटर, जिसमें हम देखते हैं हमारी मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे कि हमारे लंग्स एक्सपांड होते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो लंग्स एक्सपांड होते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, द एक्टिवेशन ऑफ इंस्पिरेटरी सेंटर टेक्स प्लेस सो दैट इट कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल ऑफ द लंग्स, ठीक है, एज दैट इज मसल्स ऑफ थोरैसिक कैविटी एंड डायफ्राम। सो जिससे हम देखते हैं दैट इज लंग्स एक्सपांड होते हैं, ठीक है। आफ्टर एक्सपांशन ऑफ लंग्स हम देखते हैं जो मसल्स होते हैं हमारे थोरैसिक कैविटी के वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो जब मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं तो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, वो स्टिम्युलेट होते हैं। देखो जब तक मसल स्ट्रेच नहीं होंगे तब तक ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट नहीं होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर आर डिफरेंट फ्रॉम द मसल्स, ठीक है। मसल्स से ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो मसल एक सेल से बने होते हैं बेसिकली, मस्कुलर सेल से, और इन सेल्स पे छोटे छोटे रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर बोलते हैं। जब भी मसल स्ट्रेच करेगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहां तक का प्रोसेस क्या हुआ, बेसिकली इंस्पिरेशन हुआ, इंस्पिरेटरी सेंटर से मसल एक्सपांड हुए, लंग्स एक्सपांड हुए, लंग्स एक्सपांड हुए तो स्ट्रेच रिसेप्टर, क्योंकि इंस्पिरेशन हो गया, एक्सपांशन हो गया लंग्स का, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो गए। मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होना, यहां पे हम बोलेंगे कि इंस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। सो एट दिस पॉइंट इंस्पिरेशन कंप्लीटेड। तो इंस्पिरेशन इस पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास प्रूफ है, बिकॉज ये क्या हो गया, स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो स्टिम्युलेट हो गए। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर आप सिग्नल किसको भेजेंगे, एक्सपिरेटरी सेंटर को, ताकि एक्सपिरेटरी सेंटर एक्सपीरेशन कर सके। मतलब इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया तो अब ये सिग्नल भेजते हैं, क्योंकि ये स्टिम्युलेट हुए तो ये सिग्नल भेजते हैं थ्रू वैगस नर्व। तो हमारी जो 10वीं क्रैनियल नर्व होती है वैगस नर्व, उसके जरिए सिग्नल भेजते हैं किसको, एक्सपिरेटरी सेंटर को, जो कि अगेन मेड्यूला में ही है। और मेड्यूला में एक्सपिरेटरी सेंटर जो होता है वो इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी इंपल्स भेजता है, कि बोलता है कि भाई अब इंस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि स्ट्रेच मसल पूरे तरीके से क्या हो चुकी है, स्ट्रेच मसल स्ट्रेच हो चुकी है और ये रिसेप्टर ने सिग्नल भेज दिया है मेरे पास, ठीक है। स्ट्रेच मसल स्ट्रेच हो गए हैं तो दैट इज रिसेप्टर ने सिग्नल भेज दिया है, मतलब इंस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें इंस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, तो वो एक इनहिबिटरी इंपल्स भेजता है, स्टॉप इंपल्स भेजता है, उसको रेड लाइट दिखा देता है, स्टॉप दिखा देता है। तो इस वजह से अब ये इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टॉप हो चुका है, उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो चुकी है। तो अब क्या होता है,
इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट हो चुका है, उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो चुकी है, तो अब इंस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मसल्स ऑफ डायफ्राम, ठीक है, ये रिलैक्स होने लगते हैं, और जब ये रिलैक्स होते हैं हमें पता है एक्सपीरेशन होता है। तो इस टाइम पे एक्सपीरेशन यानी एक्सहेलेशन ऑफ एयर होता है, और जब एक्सहेलेशन होता है तो जो लंग हमारा एक्सपांड हुआ था वो फिर से डिफ्लीट हो जाता है। डिफ्लेट होना मतलब फिर से वो कॉम्प्रेस हो जाता है, तो लंग्स डिफ्लेट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो मसल स्ट्रेच हुए थे वो मसल भी अभी कॉम्प्रेस हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मसल भी अब बेसिकली डिफ्लीट हो चुकी है, तो ऐसे में हम बोलेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर तो तब तक ही स्टिमुलेटेड थे, तब तक ही एक्टिव थे जब तक मसल स्ट्रेच थे। तो अभी मसल स्ट्रेच नहीं है, मतलब ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हो रहे। अब ये स्टिमुलेट नहीं हो रहे तो ये वैगस नर्व के थ्रू सिग्नल एक्सपिरेटरी सिस्टम को नहीं भेज रहे, एक्सपिरेटरी सेंटर को सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसके वजह से ये इनहिबिटरी इंपल्स भी पास नहीं कर रहे। मतलब आगे जाके इंस्पिरेटरी सेंटर पे कोई इनहिबिटरी सिग्नल नहीं है। द इंस्पिरेटरी सेंटर इज नो लॉन्गर इनहिबिटेड, क्योंकि ये जो है रिलैक्स हो चुके हैं। तो इंस्पिरेटरी सेंटर पे अब कोई इनहिबिटर सिग्नल नहीं है, तो वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर से एक्टिव हो जाते हैं, और फिर से नेक्स्ट इंस्पिरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इंस्पिरेशन शो करेंगे, जिससे फिर से लंग्स एक्सपांड होंगे, फिर से स्टिमुलेशन होगा स्ट्रेच रिसेप्टर का, क्योंकि इंस्पिरेशन हो चुका है, तो फिर से वो नर्व वैगस नर्व के थ्रू सेंटर भेजेगा एक्सपिरेटरी सेंटर में, और फिर से एक्सपिरेटरी सेंटर जो है वो इनहिबिट करेगा किसकी एक्टिविटी को, इंस्पिरेटरी सेंटर को। फिर से ये हम देखेंगे इंस्पिरेटरी मसल जो है वो रिलैक्स होंगे, फिर से एक्सहेलेशन होगा, फिर से लंग्स डिफ्लैट होंगे, फिर से सिंपल नॉर्मल फॉर्म में आएंगे, फिर से इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इनहिबिट नहीं रहेगा लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, और फाइनली फिर से नेक्स्ट रेस्पिरेशन फॉलो होगा। तो ये साइकिल जो है वो ब्रीदिंग की चलते रहती है, जिसमें हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 12 से 13 रेस्पिरेटरी साइकिल्स होती है, यानी ब्रीदिंग होती है, ठीक है, इन अ मिनट। वहीं पे एक जो चाइल्ड होता है उसमें 44 ब्रीदिंग होती है इन अ मिनट, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट है, ये जो इवेंट है, इसको बोला जाता है हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। तो क्या है हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स? बेसिकली ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन द स्ट्रेच रिसेप्टर एंड इंस्पिरेटरी सेंटर। तो जब स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, कब स्टिमुलेट होंगे? जब इंस्पिरेशन कंप्लीट होगा। तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपिरेटरी सेंटर इनहिबिटरी इंपल्स भेजेगा इनहिबिटरी सेंटर को, और इनहिबिटरी सेंटर का एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये स्ट्रेच नहीं हो रहे तब तक एक्टिविटी चालू है। जैसे ही ये स्ट्रेच हो गए मसल, स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, स्टिमुलेट हो गए, वैसे ही इसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्नल भेजता है एक्सपिरेटरी सेंटर को, जो कि इसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। आगे हम देखते हैं जैसे ये स्ट्रेच मसल, स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि मसल्स ही डिफ्लीट हो गए, मसल ही बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में आ गए, अब वो मसल स्ट्रेच नहीं है, तो ऐसे में ये अब स्टिमुलेट नहीं है, तो फिर से ये इसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी और ये इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और ये नेक्स्ट इंस्पिरेशन शो करेगा। तो ये जो रिफ्लेक्स हमको दिख रहा है, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है, पहले नेगेटिव इफेक्ट भेज रहा है ये स्ट्रेच रिसेप्टर किसको? इंस्पिरेटरी सेंटर को, और उसके बाद जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं है तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिव हो रहा है और नेक्स्ट रेस्पिरेशन शो कर रहा है, नेक्स्ट इंस्पिरेशन शो कर रहा है। तो ये जो पूरा इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में ब्रीदिंग के रिदम को कंट्रोल करता है, रिदम को यानी ब्रीदिंग रिदम, यानी जो हमारा रिदमिसिटी होता है ब्रीदिंग का, वन आफ्टर अनदर, इसको कंट्रोल करता है, और साथ ही में ये कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ ब्रीथ, कितना हम डीप एयर जो है इनहेल करते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही में हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कनेक्शन शो करते हैं किसके साथ? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ। जो हमारा फोर ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्टेक्स द आउटर पार्ट एंड द इनर पार्ट इज मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो वॉलेंट्री एक्शन को शो करता है, ठीक है, बॉडी में वॉलेंट्री एक्शन शो होती है कॉर्टेक्स के जरिए। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर किसके कॉन्टेक्ट में होता है? दैट इज कॉर्टेक्स के, जिसके वजह से ये वॉलेंट्री ब्रीदिंग भी शो करता है। इट अलाउज द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री ब्रीदिंग, ठीक है, विच अलाउज द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो इसके वजह से हम ब्रीदिंग को वॉलेंट्रीली भी कंट्रोल कर सकते हैं, सांस को रोक सकते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर सकते हैं, फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं, जो कि एक
प्रोटेक्टिव यहाँ पे हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस तरीके से, जब हम बेसिकली हमारे बॉडी में किसी तरीके की पॉइजनस गैस एंटर कर रही है तो हम अपनी सांस जो है थोड़ी देर के लिए रोक के उस गैस को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इनफ्लो ऑफ वाटर, जब हम पानी में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और पानी के अंदर डाइव लगाते हैं, उस टाइम पे हम वाटर अंदर ना जाए इसीलिए अपना जो ब्रीदिंग है उसको स्टॉप कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वॉलेंट्री कंट्रोल है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ द अनवांटेड एंट्री ऑफ वाटर एंड द पॉइजनस गैसेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव मेजर के तरीके से भी यहाँ पे वर्क करता है। बट इस वॉलेंट्री कंट्रोल की कुछ लिमिटेशंस होती है। हम बहुत टाइम के लिए अपनी ब्रीदिंग को रोक के नहीं रख सकते, तो दैट हैज द वॉलेंट्री कंट्रोल हैज सम लिमिटेशन। बहुत ज्यादा एक्सपिरेशन भी हम शो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी हम शो नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद, ठीक है। सो देयर आर सम लिमिटेशंस फॉर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये खत्म होता है गाइज। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। वीडियोस को हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अगर कोई भी इस चैनल पे नया है, पहली बार वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।